अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट पर, ठीक है। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था और क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी। क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट मोनोसैकेराइड पे बात कर ली थी। अब आज की वीडियो में हम ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड डिस्कस करेंगे। नाउ ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जो मोनोसैकेराइड्स थे वो सिर्फ एक शुगर से बने हुए थे, ठीक है। जबकि जो ऑलिगोसैकेराइड थे ये 2 to 10 शुगर पे कंसिस्ट है, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड किससे बना हुआ है? 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल्स तक। मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं शुगर के, 3 होंगे तब भी वो ऑलिगोसैकेराइड में आएगा, 4 होंगे, 5 होंगे, 6, 7, 8, 9, 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो ऑलिगोसैकेराइड में आएगा। अच्छा, अब अगर एक ऑलिगोसैकेराइड सिर्फ 2 शुगर से बना हुआ है तो उसे हम कहते हैं डायसैकेराइड, ठीक है। डाई मीन्स 2, सैकेराइड मतलब शुगर। तो ऐसा ऑलिगोसैकेराइड जो 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा उसे हम क्या कहेंगे? डायसैकेराइड। अब जो बाकी ऑलिगोसैकेराइड्स हैं, मतलब जो 3 से लेकर 10 शुगर से मिलकर बने होंगे उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन, ठीक है। ये डेक्स्ट्रिन वाली बात बुक में नहीं लिखी हुई है, ये ओल्ड बुक में लिखी हुई थी। तो 2 से बना होगा तो डायसैकेराइड, और अगर 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल साथ लिंक होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट पॉइंट है कैन हाइड्रोलाइज, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज हो सकता है, हाइड्रोलिसिस ऑलिगोसैकेराइड की हो सकती है क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल है ना, 2 से 10 शुगर से मिलके बना है तो ये वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक हो सकता है और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा जो ऑलिगोसैकेराइड हैं वो लेस स्वीट इन टेस्ट है और लेस सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड ज़्यादा स्वीट था और ज़्यादा सॉल्युबल था। ऑलिगोसैकेराइड में जो कैटेगरी मोस्ट कॉमन है वो है डाइसैकेराइड, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ 2 शुगर पे कंसिस्ट है। एग्जाम्पल हमारे पास आता है सक्रोज, लैक्टोज और गैलेक्टोज। देखो डाइसैकेराइड हैं, ठीक है, 2 शुगर से मिलके बनेंगे, मतलब 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बनेंगे, ठीक है। ये पॉलीमर्स हैं तो पॉलीमर किससे मिलके बनते हैं? मोनोमर से। मोनोमर्स क्या थे? मोनोसैकेराइड्स। तो जब हम ऑलिगोसैकेराइड की बात करेंगे या फिर पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे वो किससे मिलके बने होंगे? मोनोसैकेराइड से। तो ऑलिगोसैकेराइड की एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ऑलिगोसैकेराइड किससे मिलके बनेंगे? मोनोसैकेराइड से। एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या था? मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोमर है। जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक डायसैकेराइड, एक ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है, माल्टोज। तो माल्टोज एक डायसैकेराइड है, ऑलिगोसैकेराइड है, किससे मिलके बना है? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। इसके अलावा जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज आपस में कंबाइन होंगे तो कौन सा डायसैकेराइड बनेगा? सक्रोज, ठीक है। और जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी क्या था? मोनोसैकेराइड, ठीक है, हेक्सोज शुगर है। तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज और गैलेक्टोज दोनों में लैक्टोज आ रहा है तो इससे याद रख सकते हो कि लैक्टोज किसके मिलने से बनेगा? गैलेक्टोज के। ग्लूकोज सब में कॉमन है। अच्छा, अब ये जो लैक्टोज है ये मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। सक्रोज को हम कहते हैं कैन शुगर, ठीक है, शुगर कैन में मौजूद होता है। माल्टोज माल्ट में हमें मिलता है। तो ये सारे क्या हैं? डायसैकेराइड्स, ठीक है। देखो 2 यूनिट से मिलके बने, 2 शुगर से मिलके बने। अच्छा, अब जो ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे कंबाइन होंगे? किसी बॉन्ड के थ्रू होंगे, ठीक है, किसी फोर्स के थ्रू होंगे। तो वो बॉन्ड जो 2 शुगर मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है या वो बॉन्ड जो 2 शुगर मॉलिक्यूल के बिटवीन प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है जो 2 शुगर मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है। जो 2 शुगर मॉलिक्यूल के बिटवीन प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है ये किसको शो कर रही है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। यहाँ पर भी 2 शुगर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स है, जो केमिकल बॉन्ड है, वो कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पर भी। अच्छा, अब बुक में एक वर्ड लिखा है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड कुछ भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है रिंग स्ट्रक्चर में। वो शुगर जो रिंग स्ट्रक्चर में पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड्स। वो 5 कार्बन का शुगर भी हो सकता है और 6 कार्बन का भी, मतलब वो राइबोज भी हो सकता है, वो ग्लूकोज भी हो सकता है, वो फ्रक्टोज भी हो सकता है। ना ऑलिगोसैकेराइड में मोस्ट कॉमन शुगर कौन सी थी? डायसैकेराइड। तो हम फर्दर डायसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब डायसैकेराइड को हम क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में। एक रिड्यूसिंग शुगर होती है और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
ठीक है। डाइसैक्राइड रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकता है और नॉन रिड्यूसिंग भी। अब रिड्यूसिंग का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि ये जो शुगर है ये दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग शुगर क्या है? जो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर दे और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस नहीं कर सकता और इसीलिए फिर ये खुद ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। अब रिड्यूसिंग शुगर क्यों रिड्यूस कर सकता है दूसरे कंपाउंड को? क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप्स होते हैं, जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है इसके पास कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसीलिए ये दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर सकते। रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल आती है माल्टोज और लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग में एग्जांपल आती है सक्रोज की। दूसरी बात यह है कि प्लांट जो अपना फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, प्लांट में फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। फिर लीव से ये फूड प्लांट के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो सक्रोज की फॉर्म में होता है। अब सक्रोज की फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि सक्रोज क्या, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये जब ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट के दूसरे पार्ट्स में तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस नहीं करेगा। अब अगर ये रिड्यूस नहीं करेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो इसके पास जो एनर्जी है वो स्टोर रहेगी, इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहेगी। अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन कर देता तो इसकी जो एनर्जी है फिर वो लॉस हो जाती। तो ये फ़ायदा है प्लांट में सक्रोज की फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होने का, कि फिर मैक्सिमम एनर्जी सक्रोज की फॉर्म में बॉडी में स्टोर रह सकती है प्लांट्स में। अब क्लासिफिकेशन में हम लास्ट कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड नाम से पता चल रहा है, पॉली मीन्स मैनी, मतलब बहुत सारे, सैक्राइड मीन्स शुगर, मतलब जो पॉलीसैक्राइड है ये बहुत से शुगर से मिलके बना होगा। ठीक है, लार्ज कंपाउंड है। अच्छा, इसमें 100 और 1000 शुगर यूनिट्स कंबाइन होंगे, मतलब 100 और 1000 मोनोसैक्राइड्स, मोनोमर्स मिलके क्या बनाएंगे? एक पॉलीसैक्राइड। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। अच्छा, अब हमने इनकी भी थोड़ी सी डिटेल्स करनी है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन को हम साथ डिस्कस करें। अच्छा, स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? दोनों पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के, मतलब ये बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, और ये दोनों स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, दोनों स्टोर्ड फॉर्म है, ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड फॉर्म है। स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की इन प्लांट्स और ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का सेम होता है स्टार्च से, बस फ़र्क क्या है? अगर कार्बोहाइड्रेट एनिमल में स्टोर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोजन, अगर वही कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टोर हो रहा है उसे हम कहेंगे स्टार्च। ठीक है, अब ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लिवर में, मसल्स, इसके अलावा बैक्टीरिया और फंजाई में भी ग्लाइकोजन पाया जाता है। इसके अलावा स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च कहाँ पे स्टोर होगा? सीरियल्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स में। अच्छा, स्टार्च में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं वो स्ट्रेट चेन में भी अटैच होते हैं और ब्रांचेस में भी अटैच होते हैं। ठीक है, चेन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है और ब्रांच स्ट्रक्चर भी होता है। तो जो चेन स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं अमाइलोज, और जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज हॉट वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, अमाइलोज सॉल्युबल है हॉट वाटर में, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है ये इनसॉल्युबल है, ये हॉट वाटर में भी डिज़ोल्व नहीं होगा और कोल्ड में भी डिज़ोल्व नहीं होगा। इसके अलावा एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है स्टार्च और ग्लाइकोजन में कि स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, जबकि ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ रेड कलर देगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सैम्पल है उसमें हमने आयोडीन डाला और उसका कलर ब्लू हो गया, इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट था, और अगर कलर रेड हो जाएगा तो उसमें ग्लाइकोजन है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्यूलोज और काइटिन। सेल्यूलोज क्या है? सबसे पहले पॉलीमर है ग्लूकोज का, मतलब बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके सेल्यूलोज बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा सेल्यूलोज इनसॉल्युबल है वाटर में, और सेल्यूलोज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन के पास ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए सेल्यूलोज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होगा। अच्छा, अब सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर चेन स्ट्रक्चर है।
ठीक है, इस तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं। अब जब बहुत से चेन्स मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक माइक्रोफिब्रिल। फिर जब बहुत से माइक्रोफिब्रिल्स कंबाइन होंगे तो वो एक फाइबर बना लेंगे सेलुलोज का, और फिर ये सेलुलोज के फाइबर्स मिलके प्लांट सेल वॉल बनाएंगे। ठीक है, सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल वॉल में। तो जब बहुत से फाइबर्स कंबाइन होंगे तो ये प्लांट सेल वॉल बनाएंगे। इसके अलावा सेलुलोज आयोडीन के साथ कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, अगर सैंपल में सेलुलोज होगा तो आयोडीन डालने पर उस सैंपल का कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है काइटिन। काइटिन क्या है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइड। मतलब काइटिन में ग्लूकोज के साथ एसिटाइल ग्रुप भी है और इस एसिटाइल में नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, बट काइटिन में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। अब इस नाइट्रोजन के होने की वजह से क्या होता है कि बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है, और बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से काइटिन की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बन जाता है। अच्छा, और जो काइटिन का स्ट्रक्चर है ये सेलुलोज से रिसेंबल करता है। मतलब जैसे हमने सेलुलोज में देखा कि वो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फिलामेंट्स होते हैं, इस तरह से काइटिन का भी स्ट्रक्चर है। और काइटिन प्रेजेंट कहाँ होगा, काइटिन का रोल है एक्सोस्केलेटन बनाने में। काइटिन कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, इसके साथ कंबाइन होता है और एक्सोस्केलेटन बनाता है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में एक टॉपिक है कि स्टीरियोआइसोमर इन कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स रोल इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि स्टीरियोआइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर से मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा। अच्छा, अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर देखो, 2 कार्बन है, एक में हाइड्रोजन है, एक पे CH3 है। यहाँ पर भी एक कार्बन है जिसके पास CH3 है और H है। अच्छा, अब दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। इसके पास भी H है, CH3 है, यहाँ पर इसके पास H है और CH3 है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है कि इस कार्बन पर CH3 ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर H नीचे, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर आ गया। तो इनकी जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन वो डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टीरियोआइसोमर्स में ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। अच्छा, अब अगर हम इन 2 स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे OH राइट साइड पे है, यहाँ पे OH लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट सिर्फ मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट का फ़र्क है। अब इसमें हम देखते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट कार्बन है, बिल्कुल ये वाला, ठीक है, उससे पहला कार्बन। अभी क्यों देखते हैं उसका एक अलग रीज़न है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम किसके रिस्पेक्ट से बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट कार्बन से ऊपर जो कार्बन है। अच्छा, अब अगर इस पे OH ग्रुप राइट साइड पे है तो ये कौन सा शुगर होगा, D शुगर, और राइट हैंडेड। और अगर उस कार्बन पर OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे है तो ये L शुगर होगा और लेफ़्ट हैंडेड। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, तो हम जो नॉर्मल शुगर अपनी डाइट में ले रहे होते हैं वो कौन सी शुगर होती है, D शुगर। D शुगर हम अपनी डाइट में ले रहे होते हैं, जो ज़्यादातर शुगर हम यूज़ कर रहे हैं वो D शुगर है। अब ये शुगर हमारी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होगी डिफरेंट एंजाइम की प्रेजेंस में। अच्छा, अब जो एंजाइम्स इन शुगर को मेटाबोलाइज करेंगे वो एंजाइम्स भी राइट हैंडेड हैं। मतलब राइट हैंडेड एंजाइम्स ही राइट हैंडेड शुगर को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो होते हैं लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स। अब लेफ़्ट हैंडेड शुगर को मेटाबोलाइज कौन करेगा, लेफ़्ट हैंडेड एंजाइम्स, बट लेफ़्ट हैंडेड एंजाइम्स हमारे बॉडी में नहीं है, इसीलिए जो लेफ़्ट हैंडेड शुगर है ये मेटाबोलाइज नहीं होती हमारी बॉडी में और ये उसी तरह से एक्सक्रीट हो जाती है। टेस्ट लेफ़्ट हैंडेड का भी स्वीट होता है, राइट हैंडेड का भी स्वीट होगा। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो टेस्ट में स्वीट तो होंगे बट उनमें कोई कैलोरी नहीं होगी क्योंकि वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकते हैं क्योंकि उसका टेस्ट तो स्वीट उन्हें मिल जाएगा बट उनकी बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स हैं और हमारे पास लेफ़्ट हैंडेड एंजाइम्स नहीं हैं, तो ये मेटाबोलाइज नहीं होंगे बॉडी में और उसी तरह से एक्सक्रीट हो जाएंगे।